हेलो फार्मासिस्ट, वेलकम बैक टू नोट्स कार्ड। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर के फार्माकोथेरेपेटिक्स में चैप्टर नंबर 2 की, जिसमें हमें बात करनी है यूनिट नंबर आई की, जिसमें हम बात करने वाले हैं डर्मेटोलॉजी यानी कि स्किन से रिलेटेड डिजीज की। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर के जो नोट्स हैं एज यूजुअल आपको हमारी वेबसाइट नोट्स कार्ड पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारे वीडियो लेक्चर से स्क्रीनशॉट लेके आप अपने नोट्स खुद से भी बना सकते हैं। लास्ट में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल एक बार सिलेबस की ओर देख लेते हैं। तो इसमें हमें बात करनी है डेफिनेशन, इडियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ डिजीज एसोसिएटेड विद डर्मेटोलॉजी। स्किन से रिलेटेड बहुत सारी डिजीज होती है, पर हमारे सिलेबस में क्या है, 3 डिजीज के बारे में बात की गई है, सोरियासिस, स्कैबीज और एक्जिमा। तो हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी का मतलब क्या होता है? लॉजी का मतलब आपको पता होगा स्टडी, और डर्मेटो का मतलब होता है स्किन, यानी कि जब हम स्किन से रिलेटेड कोई भी स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? डर्मेटोलॉजी। तो डर्मेटोलॉजी जो है एक मेडिकल साइंस की ब्रांच है, जिसमें हम इस स्किन की एबनॉर्मलिटीज के बारे में स्टडी करते हैं ड्यू टू एनी इन्फेक्शन और एलर्जिक कंडीशन। यानी कि किसी इन्फेक्शन की वजह से या किसी एलर्जिक कंडीशन की वजह से अगर स्किन में कोई भी एबनॉर्मलिटी हो जाती है, तो जब आप उसकी स्टडी करते हो उसको आप बोलते हो डर्मेटोलॉजी। अब स्किन में काफी सारी डिजीज हो सकती हैं। वैसे तो मेन तो हमारे सिलेबस में 3 है, बट यहाँ पे जो मैंने आपको शो किया है वो कुछ स्किन डिजीज के बारे में है। जैसे फर्स्ट इसमें आता है मेलानोसाइट्स नेवस, या फिर पिगमेंटेड नेवस भी आप इसको बोल सकते हो। इसको आप बर्थ मार्क के नाम से भी जानते हो, और इसको हम मोल्स भी बोलते हैं। ये मेनली लॉन्ग टाइम तक चलता है। सेकंड हमारा आता है एक्टिनिक कैरोटोसिस। ठीक है, तो एक्टिनिक कैरोटोसिस क्या होता है? एक टाइप का डिसऑर्डर होता है जिसमें जो हमारी स्किन होती है वो रफ हो जाती है। ठीक है, स्कैली पैचेस हो जाते हैं। स्कैली पैचेस का मतलब है कि वहाँ की जो स्किन है वो उतरना स्टार्ट हो जाती है। जैसे सर्दियों में क्या होता है, अगर लिप्स हमारे फट जाते हैं तो एक स्किन सी उतरती है, वैसे ही आपकी स्किन भी उतरेगी जहाँ पे आपको एक्टिनिक कैरोटोसिस हुआ होगा। ठीक है, मेनली ये सन के एक्सपोजर की वजह से होता है, और ये हमारा ओल्डर अडल्ट में सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट हमारा थर्ड आता है इथियोसिस। ठीक है, इथियोसिस क्या है? ये स्किन डिसऑर्डर है जिसमें हमारा स्किन ड्राई भी होगी, स्कैली भी होगी और थिक भी होगी। यानी कि इस पर्टिकुलर डिसऑर्डर में जो हमारी स्किन है वो थिक हो जाएगी। ठीक है, इसको हम जेनेटिक सिंड्रोम भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है अर्टिकेरिया। अर्टिकेरिया क्या होता है? एक टाइप का स्किन डिसऑर्डर है जो हमारा मेनली फूड, ड्रग्स, इन्फेक्शंस की वजह से हो सकता है। इसमें जो हमारी स्किन होती है वो पर्टिकुलर क्या हो जाएगी? रेज्ड रेड एरियाज हो जाएगा। जहाँ पे भी ये स्किन में होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा? रेज्ड रेड एरिया। रेज्ड का मतलब क्या होता है कि वहां से जो स्किन है वो उभर जाएगी, रेडनेस हो जाएगी। ठीक है, वहां का जो पर्टिकुलर एरिया है वो रेड हो जाएगा, ईचिंग हो जाएगी। नेक्स्ट इसमें आता है एक्यूट एक्जिमा डर्मेटाइटिस। तो ये क्या है? एक टाइप का डिसऑर्डर है जिसमें हमारी स्किन में ईचिंग के साथ साथ लीजन्स हो जाएंगे। लीजन्स का मतलब होता है कि वो जो पर्टिकुलर एरिया है वहाँ पे रेड रेड आपको मार्क शो हो जाएंगे। ठीक है, स्कैली पैचेस हो जाएंगे। सोरियासिस की बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बेसिक बात करेंगे, लेकिन इसके बाद हम आगे डिटेल में बात करेंगे। तो जो हमारा सोरियासिस होता है ये भी क्या है? एक टाइप की स्किन कंडीशन है जिसमें जो स्किन की जो सेल्स होती है वो स्वेलिंग फॉर्म में हो जाती है। वहाँ की जो पर्टिकुलर एरिया है वो क्या हो जाएगा? रेज्ड हो जाएगा, उभर जाएगा। ठीक है, ईचिंग होगा, ड्राई पैचेस होंगे, और ये जो पर्टिकुलर डिजीज होते हैं ये इम्यूनो सिस्टम की वजह से होता है। लास्ट हमारी आती है स्कैबीज। स्कैबीज क्या है? स्कैबीज एक डिसऑर्डर है जो एक पैरासाइट्स यानी कि कीड़े की वजह से होता है। फीमेल कीड़ा होता है। ठीक है, जिसका नाम है सार्कोप्टेस स्काबी। ठीक है, इसमें जो हमारी वैरायटी होती है होमनीज होती है, जो ह्यूमन पे क्या करती है? एक्ट करती है, और ये जो एंटर करती है ये स्किन के थ्रू एंटर करती है। ठीक है, तो डिटेल में हम बात कर लेते हैं आगे की पर्टिकुलर स्लाइड में। सबसे पहला जो डिसऑर्डर हमारा आता है डेट इज सोरियासिस। तो सोरियासिस क्या होता है? क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होता है स्किन्स में। ठीक है, इट इज लॉन्ग लास्टिंग, यानी कि ये काफी लंबे टाइम तक हो सकता है, और नॉन कॉन्टेजिनियस, यानी कि ये किसी के कांटेक्ट में आने पे उसको नहीं होता है, यानी कि ये कांटेक्ट बेस्ड पे नहीं है। जैसे कुछ इन्फ्लामेशन ऐसे होते हैं जो पर्सन टू पर्सन क्या है? स्पेयर्स होते हैं, फैलते हैं। ठीक है, ऑटो इम्यूनी डिजीज। ऑटो इम्यूनी डिजीज का मतलब आपको पता होगा कि इस पर्टिकुलर इन्फ्लामेशन में जो हमारे पर्टिकुलर
पर्टिकुलर इम्यून सिस्टम है वो अपनी ही हेल्दी सेल्स को क्या करेगा, किल करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, सोरियासिस हो जाएगा। यानी कि उनको ये लगता है, उनको इतना आइडेंटिफिकेशन के लिए नहीं रहता है कि वो अपनी हेल्दी सेल्स को क्या कर सके, बचा सके। उनको लगता है ये हार्मफुल है और उनको वो किल कर देती है, इसीलिए इसको क्या बोला गया, ऑटो इम्यून डिजीज बोला गया है, ठीक है। इसमें मेनली होता क्या है, जो वहाँ का जो एरिया होगा, जो स्किन का जहाँ पे सोरियासिस हुआ है वो रेज्ड हो जाएगा। रेज्ड का मतलब होता है उभरना, ठीक है, एबनॉर्मल स्किन हो जाएगी और ये जो एरिया है ये रेड, पिंक, पर्पल, ड्राई, ईचिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। स्कैली का मतलब मैंने बता दिया है कि वहां से जो स्किन है वो उधड़ना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि उखड़ना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये जो सोरियासिस है ये किसी भी एज में हो सकता है, ऐसा कोई पर्टिकुलर एज नहीं है, किसी भी एज में इसका डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है। ये जो मेनली होता है जेनेटिक फैक्टर की वजह से भी हो सकता है इसका डेवलपमेंट। अप्रोक्सीमेटली 50% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको सोरियासिस होता है विद एसोसिएटेड विद अर्थराइटिस। अर्थराइटिस का मतलब क्या होता है, हिंदी में अर्थराइटिस को बोला जाता है गठिया। तो जहाँ पे सोरियासिस होगा वहाँ पे एक गांठ टाइप हो सकती है। उसके बाद सोरियासिस जो है वो मेनली एसोसिएटेड विद मायोपैथी, मायोपैथी के साथ हो सकता है, एंट्रोपैथी के साथ हो सकता है और एड्स की कंडीशन में भी हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इटियोपैथोजेनेसिस की। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि ये क्या होता है, जेनेटिक हो सकता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से हो सकता है, ठीक है। ये होता क्या है, इस कंडीशन में क्या होता है, इस इन्फ्लामेशन में जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से वो अपनी हेल्दी स्किन सेल्स पे ही क्या करने लगता है, अटैक करने लगता है बाई मिस्टेक, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से हो सकता है, इंक्लूडिंग इन्फेक्शन, किसी फिजिकल इंजरी की वजह से हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से हो सकता है या फिर किसी ड्रग की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट इसमें आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो सोरियाटिक हो सकता है अर्थराइटिस एसोसिएटेड विद अर्थराइटिस, जिसमें गठिया हो जाती हैं, ठीक है, पैचेस बन जाएंगे स्किन पे सिल्वर व्हाइट कलर के, ठीक है, रेज यानी कि वो जो स्किन है वो उभर जाएगी, थिक हो जाएगी स्किन, ड्राई स्वेलिंग आ जाएगी, इन्फ्लामेट पैचेस हो जाएंगे जिसमें ईचिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, पेन, ईचिंग, बर्निंग सेंसेशन होगी, रेड स्पॉट्स हो सकते हैं बॉडी पे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मैनेजमेंट की। तो हम सोरियासिस का जो मैनेजमेंट है वो दो टाइप से कर सकते हैं, फार्माकोलॉजिकल, नॉन फार्माकोलॉजिकल। फार्माकोलॉजिकल में हम कोई मेडिसिन यूज कर सकते हैं, जैसे एंटी एलर्जिक ड्रग हो गए जिसमें हम सिट्राजीन, लिवोसिट्राजीन, डाइफिनाइल हाइड्राएमीन यूज कर सकते हैं। एंटी फंगल एजेंट में जैसे कि टर्बिनाफाइन, कीटोकोनाजोल, माइकोनाजोल हम यूज कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स यूज कर सकते हैं, ऑफ्लॉक्सासिन, मॉक्सिफ्लॉक्सासिन। कोई नसेड्स यूज कर सकते हैं जैसे कि नाप्रोक्सेन, आइबुप्रोफेन, ठीक है। इम्यूनो सप्रेसेंट यूज कर सकते हैं जैसे कि बीटामेथासोन, डेक्सामेथासोन हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ मेडिसिन के नाम है, आपको जोन से सुटेबल लगे 3 या 4 नाम आप मेंशन कर सकते हो। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले हमारा आता है डाइट। डाइट इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द स्किन डिसऑर्डर। जैसे कि जंक फूड वगैरह अगर हम खा लेते हैं तो उसकी वजह से हमें कोई भी स्किन एलर्जी हो सकती है। सेकेंड इसमें आता है सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी नीड टू नो विच सब्सटेंस कॉज एलर्जी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर पर्सन की जो स्किन होती है उसका नेचर अलग अलग होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्किन को किस चीज से एलर्जी है। जैसे कि किसी को डस्ट से एलर्जी होती है, किसी को स्मोक से एलर्जी होती है, किसी को फूड से एलर्जी होती है, तो आपको सेल्फ अवेयरनेस रहना है। उसके बाद रेगुलर हाइजीन का ध्यान रखना है, जिसमें आपको रेगुलर बात करना है, ठीक है, रेगुलर नहाना है। उसके बाद आपको जो क्लोथ्स, क्लीन क्लोथ्स और ड्राई क्लोथ्स वेयर करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है रेगुलर योगा, फिजिकल एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा योगा और फिजिकल एक्टिविटीज होती है ये हमारे इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, जिससे कि वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर सके। नेक्स्ट स्किन डिसऑर्डर में हमारा आता है स्कैबीज। स्कैबीज क्या है? एक इन्फेक्शियस डिजीज है स्किन में, जो होता है मेनली किसके थ्रू होता है? सरकैप्टोस स्कैबी, यानी कि ये क्या है? एक पर्टिकुलर पैरासाइट्स का नाम है, इसकी वजह से ये होता है। इसमें बहुत सारी वेराइटी होती है, तो जो ह्यूमन में होते हैं वो मेनली होते हैं होमनीज। तो होमनीज क्या है? इसकी वेराइटी है जो ह्यूमन स्किन पे इफेक्ट करती है, ठीक है। मेनली माइक्रोस्कोप से अगर इसमें देखा जाए तो जो स्कैबीज होती है वो क्या करती है? हमारी स्किन की
अपर लेयर से, यानी कि जहाँ पे हमारे हेयर के सोर्स होते हैं, ठीक है, जहाँ से हेयर ग्रो करते हैं, वहां से ये क्या करती है, कांटेक्ट करती है और इंटरनल सेल में चली जाती है, जहाँ पे ये लाइव यानी कि जहाँ पे ये रहती है और एग को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि इसीलिए ये क्या है, स्पेयर्स है, एक से ज्यादा एग को क्या करेगी, वहां पे प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, जो मेनली कॉमन सिम्टम्स होते हैं स्कैबीज के, वो क्या होते हैं, ईचिंग और पिंपल लाइक स्किन रेशेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या है कि ये जो पर्टिकुलर स्कैबीज है ये स्पेयर्स है, यानी कि ये फैलती है, ठीक है, डायरेक्ट, और ये काफी लंबे टाइम तक रह सकती है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट में ये जा सकती है, यानी कि ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन अगर उसको टच करते हैं स्किन को, ठीक है, या फिर उसके कपड़े वेयर करते हैं या फिर उसके तौलिया यूज करते हैं, तो वो उसको हो सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसमें आते हैं कॉमनेस्ट डर्मेटोलॉजिकल कंडीशन है, जिसमें मेनली क्या होता है, ये ज्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज में देखा गया है। अगर ग्लोबली बात की जाए तो मोर देन 200 मिलियन पीपल इससे अफेक्टेड है, ठीक है, एनी टाइम। नेक्स्ट हमारा आता है इटियोपैथोजेनेसिस, यानी कि स्कैबीज का जो डेवलपमेंट है वो कैसे होता है, तो पैरासाइट इन्फेस्टेशन की वजह से होता है, जिसका नाम है सरकप्टोज स्कैबी। इसमें बहुत सारी वैरायटी होती है, बट ह्यूमन के लिए कौन सी वैरायटी होती है, हॉर्मनीस वैरायटी होती है। ऑर्थोपोड का मतलब होता है कीड़ा, फीमेल कीड़े की वजह से ये होती है। ठीक है, कैसे होता है, अगर माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो मेनली ये जो कीड़ा होता है ये हमारी स्किन के अपर, यानी कि जो हमारे हेयर सोर्स होते हैं वहां से ये इंटरनली एंटर करती है और उसके बाद एग्स प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से ये फैलती जाती है, क्योंकि एग्स क्या करेंगे, यही प्रोसेस चलती रहेगी और इसकी वजह से ये हमारी बॉडी में फैलती जाएगी, क्योंकि ये प्रोलॉन्ग्ड होती है और ये पर्सन टू पर्सन भी ऐसे ही फैलती है, जैसे भी आप टच में आएंगे, कांटेक्ट में आएगी, वो आपको भी हो सकती है। ठीक है, तो मेनली ये जो हमारा सरकप्टोज स्कैबी होता है, ये हमारे होस्ट इम्यून सिस्टम पे क्या करता है, ट्रिगर करता है, और उसके बाद जो फर्स्ट इंटेंशन कॉज होती है वो है ईचिंग और रैशेज। आपको सबसे पहले जो कॉज होगा वो होगा ईचिंग और रैशेज। ठीक है, मेनली ये जो पर्टिकुलर इन्फेक्शन है ये कॉम्प्लिकेटेड है बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, और इसका जो डेवलपमेंट होता है वो स्किन सोर्स के थ्रू होता है। जैसे मैंने अभी बताया कि ये जो पर्टिकुलर एंटर करते हैं ये स्किन के में जो हेयर सोर्स होते हैं उनके थ्रू ये एंटर करती है। ठीक है, अगर आप इसको नहीं रोकते हैं या अगर आप इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं तो ये सीरियस कंडीशन में भी कॉज हो सकती है, जैसे कि सेप्टिकेमिया, हार्ट डिजीज या फिर क्रॉनिक किडनी डिजीज। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात कर लेते हैं, तो ये क्या करते हैं, प्लैक का फॉर्मेशन करती है, स्किन को थिक कर देती है, हाइपर पिगमेंटेशन हो जाएंगे स्किन पे लेजन्स हो जाएंगे, लेजन्स का मतलब होता है रेड टाइप के रेशेज हो जाएंगे, ईचिंग और बर्निंग सेंसेशन होगी। नेक्स्ट हमारा आता है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो इसका जो मैनेजमेंट है वो सिमिलर है, अराउंड सिमिलर है सोरियासिस डिजीज से। ठीक है, तो इसमें क्या है, हम एंटी एलर्जिक ड्रग यूज कर सकते हैं लाइक सिट्राजिन, लिवोसिट्राजिन, फेक्सोफिनाडिन। ठीक है, एंटी फंगल एजेंट्स यूज कर सकते हैं, टर्बिनाफाइन, कीटोकोनाजोल, मिकोनाजोल। तो जो आपको इसमें सुटेबल लगे और इजी तरीके से याद हो जाए, आप अपने एग्जाम में वो 3-4 एग्जाम्पल्स लिख सकते हो। नॉन फार्माकोलॉजिकल में आपको डाइट का ध्यान रखना है। ठीक है, क्यों रखना है, क्योंकि कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जिनको क्या हो जाता है, स्किन से एलर्जी होती है। ठीक है, जैसे कि जंक्स फूड खाना। सेल्फ अवेयरनेस आप रखेंगे अपना। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब ये है कि हर किसी को पता होता है कि किसको किस चीज से एलर्जी है, जैसे कि किसी को डस्ट से एलर्जी होती है, किसी को स्मोक से एलर्जी होती है, या फिर किसी को फूड से एलर्जी होती है। रेगुलर हाइजीन का ध्यान इसमें रखना है। रेगुलर हाइजीन से यहाँ पे मतलब है कि प्रॉपर तरीके से रेगुलर आपको नहाना है। ठीक है, आपको जो क्लोथ्स वेयर करने हैं वो क्लीन और ड्राई होने चाहिए। और दूसरी बात, इस डिजीज में आप अगर किसी पर्सन को स्कैबीज है तो आप उसके क्लोथ्स बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यह कॉन्टेक्ट पर्सन टू पर्सन होती है। ये डिजीज, ये जो इन्फ्लेमेशन है ये पर्सन टू पर्सन होता है, तो किसी का तौलिया या किसी के कपड़े आप यूज नहीं करेंगे बिल्कुल भी। उसके बाद रेगुलर योगा करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, क्योंकि ये क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज है, जिसमें हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो खुद ही हमारे हेल्दी सेल्स को किल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आप योगा करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा डिसऑर्डर आता है डेट इज एक्जिमा। एक्जिमा क्या है, एक्जिमा जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है बॉयल ओवर या फिर ब्रेक डाउन। ठीक है, आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे ब्रेक डाउन
डाउन, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है तो आप अलग से मेंशन कर सकते हैं ब्रेक डाउन। ठीक है, तो बॉयल ओवर का क्या मतलब होता है, सपोज करो हमारी जो स्किन की लेयर है कुछ इस टाइप से होती है और ये इन्फ्लामेशन की वजह से यानी कि एक्जिमा की वजह से ये उभर जाती है, रेज्ड हो जाती है, उसको बोला जाता है बॉयल ओवर। और ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है, जब हमारे स्किन में एक्जिमा होता है तो मेनली सबसे पहले इचिंग होना स्टार्ट होती है, ठीक है, खुजली होना स्टार्ट होती है, जिसकी वजह से हम क्या है उसको टाइट से रब कर लेते हैं। तो रब करने के बाद उसमें से क्या निकलता है, पस निकलता है, उसको बोला जाता है ब्रेकडाउन। ठीक है, तो बॉयल ओवर और ब्रेकडाउन इसका मीनिंग होता है, ये मोस्ट कॉमन स्किन डिसऑर्डर है, सबसे ज्यादा एक्जिमा पाया जाता है स्किन में और ये इरिटेटिंग फैक्टर के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, यहाँ पे जो कैटेगरी है कुछ सब डिवाइडेड कैटेगरी की गई है, जैसे कि फर्स्ट इसमें आता है एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस का क्या मतलब होता है, पर्सन टू पर्सन क्या होता है, एलर्जी बेस्ड होती है पर्सन की स्किन पे, हर किसी की स्किन का जो नेचर होता है वो अलग होता है। ठीक है, जैसे किसी को क्या है डस्ट से एलर्जी है, किसी को क्या होता है फूड से कोई एलर्जी होती है, किसी को किसी क्रीम से एलर्जी होता है, किसी को किसी लोशन से एलर्जी होता है, इसीलिए बोला जाता है कि आपको अपनी स्किन के प्रति अवेयर रहना चाहिए। तो इसमें क्या होता है एलर्जिक कंडीशन, जो किसी पर्टिकुलर एलर्जी की वजह से एक्जिमा हुआ हो। सेकेंड इसमें आता है एटोपिक डर्मेटाइटिस। एटोपिक डर्मेटाइटिस का मतलब होता है जो हमें नहीं पता, जिसका रीजन हमें नहीं पता होता है कि हमें एक्जिमा क्यों हुआ है। सबसे ज्यादा जो पेशेंट आते हैं वो एटोपिक डर्मेटाइटिस के आते हैं, क्यों, क्योंकि उन पर्सन को नहीं पता होता है कि हमें क्यों इस टाइप के रेशेस, ईचिंग, ठीक है, क्यों इन्फ्लामेशन हमें हुआ है। नेक्स्ट इसमें आता है थर्ड ड्रग रिलेटेड एक्जिमेटस डर्मेटाइटिस। ड्रग रिलेटेड का मतलब क्या है कि अगर आप अपनी स्किन पे कोई लोशन अप्लाई करते हो और उसके बाद फिर वहां पे दाने दाने स्टार्ट हो जाते हैं, ईचिंग होना स्टार्ट हो जाती है किसी क्रीम को अप्लाई करने के या किसी लोशन को या किसी मेडिसिन को यूज करने के बाद, तो आप क्या है डॉक्टर के पास अगर जाते हो तो आप उसको बताते हो कि भाई मैंने पर्टिकुलर ये वाली मेडिसिन अप्लाई की है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं ड्रग रिलेटेड। उसके बाद आता है फोटो एक्जिमेटस डर्मेटाइटिस, जो किसी रेज की वजह से होती है, जैसे सनलाइट, अगर सनलाइट के एक्सपोजर में आप आते हो, अगर किसी यूवी रेज के एक्सपोजर में आते हो और आपकी स्किन में क्या है दाने दाने हो जाते हैं, उसको बोला जाता है फोटो एक्जिमेटस डर्मेटाइटिस। नेक्स्ट आता है प्राइमरी इरिटेंट डर्मेटाइटिस। प्राइमरी इरिटेंट डर्मेटाइटिस का मतलब होता है नॉर्मल कॉमन सी चीज, जैसे कि किसी फूड की वजह से या फिर किसी डिटर्जेंट्स की वजह से या फिर किसी क्रीम की वजह से आप अगर यूज करते हो और अगर आप उसको कंटिन्यू 3-4 बार यूज करते हो, 3-4 बार आपको क्या है दाने दाने हो जाते हैं, तो दैट इज प्राइमरी इरिटेंट डर्मेटाइटिस फॉर दोज पर्सन, यानी कि उस पर्सन के लिए जिसने एक बार, सपोज करो आप कोई डिटर्जेंट एक बार यूज करते हो, आपको दाने हो गए, आपको लगा कि ऐसे ही हो गए होंगे, आपने दवाई ली, ठीक हो गया, उसके बाद फिर से आपने यूज किया, फिर से आपको दाने हो गए, तो वो आपके लिए क्या है प्राइमरी इरिटेंट है। नेक्स्ट हमारा आता है डेवलपमेंट ऑफ एक्जिमा। ठीक है, तो एक्जिमा का जो डेवलपमेंट होता है वो कैसे होते हैं, तो मेनली ये तब होते हैं जब कोई भी पर्टिकुलर फॉरेन पार्टिकल्स टी सेल्स को इन्फ्लामेट करता है, यानी कि टी सेल्स मेडिएटेड विल बी इन्फ्लामेटेड ड्यूरिंग एनी रिएक्शंस लाइक हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, इसकी वजह से भी हो सकता है। इसका जो डेवलपमेंट होता है वो 5 स्टेज में होता है। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, फर्स्ट स्टेज में जो पर्टिकुलर स्किन है वहां की जो सेल्स है वो क्या हो जाएंगी, इन्फ्लामेट हो जाएंगी, यानी कि स्वेलिंग हो जाएगी, वहां पे ईचिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, खुजली होना आपको स्टार्ट हो जाएगी, और ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है ये 24 to 80 आवर्स तक चलती है। उसके बाद सेकंड में क्या होगा, जिस सेकंड में हमारे जो माइक्रोवेसिकल्स हैं उनका फॉर्मेशन होगा, एपिडर्मल स्पॉन्जेस जो है उनका फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जो रिएक्शंस के लिए क्या होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो मेनली एक्जिमा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। थर्ड में क्या होगा, वहां का जो नॉर्मल स्केल था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एबनॉर्मल में। ठीक है, कुछ चीजें, कुछ फिजिकल एक्टिविटी या कुछ फिजियोलॉजी स्किन की वो क्या है चेंजेस होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि डेफिनेटली सी बात है किसी फॉरेन पार्टिकल्स ने इन्फ्लामेट किया है स्किन्स को। ठीक है, जैसे कि पैराकेराटोसिस होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, हाइपर कैराटोसिस। हाइपर कैराटोसिस क्या होता है, मेनली हाइपर का मतलब यहाँ पे क्या है, हाइपर का मतलब है बड़ा हुआ यानी कि इंक्रीज, और कैराटोसिस का मतलब होता है थिकनेस। ठीक है, यानी कि जो स्किन की आउटर लेयर है वो क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगी, जो उसकी स्किन की जो आउटर लेयर है उसमें क्या है थिकनेस बढ़ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद फिर
नेक्स्ट लास्ट स्टेज में क्या होगा, लेजन्स जो होंगे वो अपेयर होना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि रेड रेड धब्बे होना स्टार्ट हो जाएंगे दिखने, और ये क्या हो जाएगा, क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 5 स्टेज थे जिसके थ्रू एक्जिमा क्या होता है, डेवलप होता है। नेक्स्ट हमारा आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जिसमें ईचिंग बर्निंग सेंसेशन होना स्टार्ट हो जाएगी, स्किन जो है वो ड्राइनेस हो जाएगी, चेंजेस ऑफ सेकेंडरी और इंटरनल टिश्यू इन्फेक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है एक्जिमेटस एरिया विद क्रस्टिंग, ठीक है। उसके बाद लास्ट इसमें है हमारा लाइसेंसिफिकेशन, ये एक टाइप की क्या है, टर्म है जो जिसमें क्या होता है, मेनली हमारी जो स्किन है वो क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है, उस पर्टिकुलर एरिया से थिक हो जाती है स्किन, ठीक है। किसकी वजह से होता है, जैसे ईचिंग होती है तो हम क्या करते हैं, उसमें रब करते हैं, स्क्रैचिंग करते हैं, तो उसकी वजह से क्या है, जो एरिया होता है वहां का वो क्या है, थिक हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्जिमा के मैनेजमेंट की। तो जो फार्मेकोलॉजिकल और नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट है लगभग सिमिलर है, जो अभी हमने 2 अदर स्किन डिसऑर्डर के बारे में बात किया है। तो इसमें फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट अगर हमें करना है तो हम एंटी एलर्जिक ड्रग यूज कर सकते हैं और एंटी फंगल ड्रग हम इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको सही लगे वो आप 3-4 नाम इसमें लिख सकते हो। नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले डाइट का हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि अभी मैंने बताया था आपको पिछले स्लाइड्स में है कि क्या होता है कि कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जो हमारी स्किन के लिए एलर्जिक कंडीशन कॉज कर सकते हैं, और जो हमारा एक्जिमा होता है वो मेन हमारा एलर्जिक कंडीशन की वजह से ही होता है, ठीक है। तो आप वो फूड्स आप अवॉइड करेंगे, डाइट का आप अपना ध्यान रखेंगे, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस, आपको पता होता है कि आपकी बॉडी किस पर्टिकुलर चीज से एलर्जिक है, ठीक है, किसी लोशन से, किसी क्रीम से, किसी साबुन से, तो आप उस चीज को यूज नहीं करोगे। डस्ट से होता है किसी की एलर्जी, किसी को स्मोक से होता है, किसी को फूड से होता है, तो आप उस चीज को अवेयर मतलब उस चीज के लिए अवेयर रहोगे, आप उस चीज को यूज नहीं करोगे, प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे। रेगुलर हाइजीन का ध्यान रखोगे, जिसमें रेगुलर आप नहाओगे, ठीक है, आप प्रॉपर क्लीन और ड्राई जो क्लॉथ्स है वो वेयर करोगे। हाइजीन का इसमें सबसे ज्यादा ध्यान रखोगे, क्योंकि जितने भी ये स्किन इन्फ्लामेशन होते हैं ये मेनली हमारा अनहाइजीनिक कंडीशन में ही होते हैं, ठीक है। रेगुलर योगा और फिजिकल एक्टिविटी करोगे, जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे, और अगर कोई भी फॉरेन बैक्टीरिया, पैरासाइट्स या कोई अदर फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं तो इम्यून सिस्टम उससे प्रॉपर आपका फाइट कर सके। लास्ट में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट इसमें है व्हाट इज सोरियासिस, एक्सप्लेन दियर इटियोपैथोजेनेसिस मैनेजमेंट इन डिटेल। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज स्कैबीज डिसऑर्डर। थर्ड है व्हाट इज एक्जिमा डिजीज, एक्सप्लेन द फार्मेकोलॉजिकल एंड नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ एक्जिमा। नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं साइकेट्रिक डिसऑर्डर, जिसमें हमें 3 साइकेट्रिक डिसऑर्डर के बारे में बात करनी है, डिप्रेशन, एंजाइटी एंड साइकोसिस। Thank you for watching this video. If you want to connect with us, then join our Telegram or WhatsApp group. Link will be mentioned in description box. Thank you so much.